डियर लर्नर्स, ओपन इंग्लिश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे, बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्टिव टू पैसिव वॉइस। आप में से कुछ स्टूडेंट सोच सकते हैं कि बहुत छोटा सा टॉपिक है एक्टिव टू पैसिव वॉइस, लेकिन मेरा मानना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर स्टूडेंट को इसके बारे में अच्छी समझ होना बहुत जरूरी है। तो आज हम इस टॉपिक पर बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, शुरू से लेके लास्ट तक हम इसमें पूरी वीडियो में पढ़ेंगे। एस जनरल रूल्स के बारे में बात करेंगे, चार्ट्स के बारे में बात करेंगे और असर्टिव सेंटेंसेस में किस तरीके से पैसिव वॉइस बनाते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में किस तरह से पैसिव वॉइस बनाते हैं, इंपरेटिव सेंटेंसेस में कैसे बनाते हैं और हु के साथ पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, या इनके अलावा भी कुछ और स्पेशल कुछ टिपिकल सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम किस तरीके से पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो इसमें आप शुरू से लेकर सारी इंफॉर्मेशन सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। ही किल्ड अ बर्ड विद स्टोन, उसने पत्थर से एक चिड़िया मार दी। मारने का कार्य किया है ही ने, मतलब सब्जेक्ट हो गया। जिस पर मारने का काम किया है वो ऑब्जेक्ट हो गया। कभी कभी स्टूडेंट सोचते हैं कि बाद वाले शब्द को पहले लाना है। नहीं, बाद वाले शब्द से मतलब नहीं है, मतलब है हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान बदलने हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम यहां पर लाएंगे, क्या आ जाएगा, अ बर्ड। उसके बाद देखेंगे सब्जेक्ट बन गया। अब यहां पर हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब का मतलब कहां से निकालेंगे? देखिए, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन देखकर हम ये पता लगाएंगे कि कौन सा टेंस है। कौन सा टेंस है? बिना हेल्पिंग वर्ब के किल्ड सेकंड फॉर्म आई हुए, मतलब बन जाता है पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस बनाते समय लाते हैं वॉज या वर। लेकिन ए बर्ड है, सिंगुलर नंबर है, तो वाज वर्ब में से वाज का प्रयोग हमने किया। उसके बाद हमें क्या लेना है? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? किल्ड। पैसिव वॉइस में ऑलवेज थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं। यहां ऑलरेडी सेकंड और थर्ड एक जैसी होती है तो किल्ड रखा हुआ है, यहां पर हमने किल्ड ले लिया। लेकिन अगर वहां पर किल्स या किलिंग भी होता तो भी हमें पैसिव वॉइस में किल्ड का ही प्रयोग करना था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सेम रखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ही। अब ही को हमें किस में बदलना है? ऑब्जेक्ट में। तो ही का ऑब्जेक्ट बन जाता है हिम। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं? बाई का प्रयोग करते हैं। अब उसके बाद बचता है हमारा ये कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट को हमें टच नहीं करना है, मतलब चेंज नहीं करना है, कहीं अलग नहीं रखना है, बस यहीं पर आप रख दीजिए और सेंटेंस बन गया। क्या सेंटेंस था? ही किल्ड ए बर्ड विद स्टोन, उसने पत्थर से एक चिड़िया मारी। अब ये पैसिव वॉइस में कैसे बना? अ बर्ड वॉज किल्ड बाय हिम विद स्टोन, एक चिड़िया उसके द्वारा पत्थर से मारी गई। ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया। इसके साथ ही मैं कुछ रूल्स को एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। जैसे पहला रूल है, एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनाते समय जनरली केवल 8 टेंसेस में ही पैसिव वॉइस बनाई जाती है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये 4 टेंसेस हैं जिनमें पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती। सेकंड रूल है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। पैसिव वॉइस में ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, हेल्पिंग वर्ब्स में परिवर्तन दिए गए चार्ट के अनुसार करते हैं। चार्ट है जिसको ठीक से देख लीजिएगा। ये चार्ट आपको बताएगा कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय टेंस या सेंटेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हम किस तरीके से चेंज करते हैं। देखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आपको उस सेंटेंस में डू या डज या फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस या केवल फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलेगी। और उसके बाद फिर आपको ये समझना है कि इस सेंटेंस में पैसिव वॉइस बनाते समय क्या हेल्पिंग वर्ब लानी है, वो देखेंगे पैसिव वॉइस के कॉलम में इज, आर, एम। इसी तरीके से सेकंड देख लीजिए कि यदि सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो उसमें ऑलरेडी इज, आर, एम और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ रही होगी, और उसको हम किस में चेंज करेंगे? इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। और ये हम जानते ही हैं कि पैसिव वॉइस बनाते समय ऑलवेज थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं।
तो एक बार ये वीडियो को पॉज करके आप सारे टेंस के देख लीजिएगा ठीक से कि किस तरीके से हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में टेंस में परिवर्तन करते हैं। फ्रेंड्स, इस चार्ट में आप देखेंगे कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कैसे बदलते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में किस तरीके से बदलते हैं। जैसे आई है तो उसको ऑब्जेक्ट में बदलना है तो मी लेंगे, और यदि मी ऑब्जेक्ट है और उसको सब्जेक्ट में बदलना है तो आई में चेंज करेंगे। इसी तरीके से एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। देखेंगे एक सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पर, आई प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स। जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसका सबसे पहला रूल होता है कि हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना होता है। लेकिन उससे पहले हमें यह भी पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो सब्जेक्ट क्या होता है? कार्य करने वाला, जो व्यक्ति कार्य कर रहा है। जनरली शुरू में आता है हमारा असर्टिव सेंटेंसेस में, मैं क्रिकेट खेलता हूं अपने दोस्तों के साथ। तो इसमें सब्जेक्ट हो गया हमारा आई, और ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? खेलने का कार्य किस पर हो रहा है? क्रिकेट पर। तो क्रिकेट हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, शुरू वाले वर्ड को बाद में ले गए और बाद वाले वर्ड को पहले ले आए। तो मैं आपको बता दूं, बाद में कभी कभी ऑब्जेक्ट भी होता है, और लेकिन ऑब्जेक्ट में इसके बाद में कभी कभी कंप्लीमेंट भी होता है। तो ऐसे ना करें कि आप कंप्लीमेंट को उठाकर पहले ले आए, कंप्लीमेंट को कंप्लीमेंट की जगह रखना है। हमको फाइंड आउट करना है सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हमें सबसे पहले लेना है, क्या आ जाएगा? क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। अब देखो क्रम क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट। ये सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है। पैसिव वॉइस बनाते समय भी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है। तो हमने सबसे पहले सब्जेक्ट ले लिया, अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब कैसे देखेंगे वो आप पहले चार्ट में देख चुके हैं कि कौन से टेंस में एक्टिव वॉइस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और पैसिव वॉइस में कौन सी वर्ब लगाते हैं। तो पहले हम पता कर लें कि पहला वाला जो सेंटेंस है ये कौन से टेंस का है ये सेंटेंस। तो इसमें देखेंगे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन को देखकर हम टेंस का पता लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को कॉम्बिनेशन को देखकर ये पता लगाते हैं कौन से टेंस का है। अब देखेंगे यहां पर कोई हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। समझ लीजिए यदि हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में नहीं आई है तो या तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या पास्ट इंडेफिनिट का है। अगर पास्ट इंडेफिनिट होता तो ये ईडी यानी सेकंड फॉर्म लगी होती, प्लेड। लेकिन ये यहाँ पर बिना हेल्पिंग वर्ब के केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हो रहा है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और आपने चार्ट में देखा होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हम, इज, आर, एम। अब इज, आर, एम में से कौन सा लेना है वो हमारा डिपेंड करता है हमारे पहले नए वाले सब्जेक्ट पर। क्रिकेट सिंगुलर नंबर है तो इज, आर, एम में से इज आ गया। इस तरीके से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब निकाल ली। उसके बाद क्या करेंगे, देखो सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब हमें लानी है। मेन वर्ब क्या है? प्ले। तो हमें यहाँ पर प्ले जो लेना है उसको हमें एक बात ध्यान रखनी है कि पैसिव वॉइस में ऑलवेज हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होता है। तो हमने प्ले को प्लेड में चेंज कर लिया। उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में क्या देखेंगे, जो पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट है ये आई, इसको हमें चेंज करना है ऑब्जेक्ट में। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कैसे चेंज करते हैं वो भी आप पहले उसमें चार्ट में देख चुके हैं, क्योंकि आई का सब्जेक्टिव अर्थात नॉमिनेटिव आई है तो ये यहां रखा हुआ है। जब इस आई को ऑब्जेक्ट के प्लेस पे रखेंगे तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या आ जाएगा? मी। लेकिन एक नियम और पढ़ा है हमने कि नए वाले ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। ये सेंटेंस यहां तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद यदि इस सेंटेंस में कुछ और बचा हुआ है जिसको हम कंप्लीमेंट कहते हैं तो उसको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, उसको एज इट इज हम यहां पर कॉपी करेंगे। विद माई फ्रेंड्स, सेंटेंस क्या पहला क्या था? आई प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता हूं। अब दूसरा क्या बन गया? क्रिकेट इज प्लेड बाय मी विद माई फ्रेंड्स, क्रिकेट मेरे द्वारा अपने दोस्तों के साथ खेला जाता है। या कह सकते हैं कि मेरे द्वारा क्रिकेट अपने दोस्तों के साथ खेला जाता है। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा सेंटेंस ले रहे हैं, देखेंगे। दूसरे सेंटेंस में एक और इंपॉर्टेंट चीज छुपी हुई है, उसको आप ध्यान देंगे। सब्जेक्ट है ही इज टीचिंग अस इंग्लिश नाउ।
तो क्या बनेगा भाई, ही इज टीचिंग अस इंग्लिश नाउ, वह अब हमें अंग्रेजी पढ़ा रहा है। तो क्या बनेगा, पढ़ाने वाला कौन है, ही, ये हो गया सब्जेक्ट। अब इसमें ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे कि ऑब्जेक्ट कौन है, पढ़ाने का कार्य किस पर हो रहा है। ध्यान दें, पढ़ाने का कार्य अस पर भी हो रहा है और पढ़ाने का कार्य इंग्लिश पर भी हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, लेकिन इसके जो ऑब्जेक्ट हैं वो ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट हैं और दोनों में से कोई सा एक ऑब्जेक्ट लेकर हम सेंटेंस को पैसिव वॉइस बना सकते हैं। देखेंगे दोनों को बनाएंगे, पहले इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लेंगे और फिर इस वाले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लेंगे। तो कैसे करेंगे, अस को हमने ले लिया यहां पर सब्जेक्ट के रूप में वी, ठीक है। सेंटेंस देखेंगे कौन सा है, मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के कॉम्बिनेशन को देखकर हम पता लगाते हैं कि सेंटेंस ये हमारा कौन से टेंस का है। तो इज और आईएनजी का कॉम्बिनेशन देख के पता चल रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पैसिव वॉइस में कैसे लाते हैं, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। तो वी आर बीइंग, ये हमने हेल्पिंग वर्ब ले ली। उसके बाद हमें चाहिए मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, टीच। अब टीच की ऑलवेज मतलब टीच की हमें लेनी है थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव वॉइस में ऑलवेज थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, TAUGHT, टॉट। अब देखेंगे वी आर बीइंग टॉट इंग्लिश बाय हिम, ये हमने ही को ऑब्जेक्ट के रूप में यहां ले गए हिम, और नाउ आगे आया हुआ है कंप्लीमेंट की जगह, इसको हमने यहां पर ले लिया। अब देखिए पहले जो इसमें ऑब्जेक्ट था अस को हमने सब्जेक्ट बनाकर सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाया, लेकिन अब क्या करना है, अब दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को हम इंग्लिश को लेकर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो क्या आ जाएगा भाई, इंग्लिश, इसको हम और करके लिख देते हैं, इंग्लिश इज बीइंग taught to us by him now। बस इसका खेल है, इसको समझ लीजिएगा। अगर हम इंग्लिश ले रहे हैं तो ये बिना टू के आएगा, और यदि यहां पर अस आएगा तो हम टू अस का प्रयोग करना पड़ेगा। इसका भी वैसे डिटेल है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाली बात होती है, इसको मैं बाद में कभी समझा दूंगा अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो। अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो इंटेरोगेटिव में देखेंगे सबसे पहले हैव आया हुआ है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, या इसका पूरा वर्ड ऑर्डर देखेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, इस तरह से बात आया हुआ है, तो हमें पता चल गया सेंटेंस इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप का है। तो इसमें क्या है, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इंटेरोगेटिव ही होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आपने सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठाया और सबसे पहले रख दिया, ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। क्या है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब को भी फाइंड आउट कर ले कैसे आएगी, ये है हैव कंप्लीटेड, देखकर आपको पता लग रहा होगा ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या करते हैं पैसिव वॉइस में, हैज बीन या हैव बीन लेकर आते हैं। तो अब क्या करेंगे, हैज बीन हैव बीन में से कुछ आना है, लेकिन आना किसके अनुसार है, ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें हैज बीन या हैव बीन लाना है। देखेंगे ऑब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर नंबर, तो ये सिंगुलर नंबर जब सब्जेक्ट बनेगा तो इसके साथ हमें हैज का प्रयोग यहां पर करना है, हैज। उसके बाद हमने ले लिया सब्जेक्ट योर वर्क। अब उसके बाद में जो हैज के साथ बीन आती है ना, हेल्पिंग वर्ब सेकंड जिसको हम कह सकते हैं, ये हम इस तरह से इसको यूज करते हैं इंटेरोगेटिव में, हैज योर वर्क बीन। उसके बाद हमें लेनी है मेन वर्ब, और मेन वर्ब कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, चूंकि पहले में कंप्लीटेड है तो यहां पर भी कंप्लीटेड ही रखेंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस में ऑलवेज कंप्लीटेड लाते हैं, मतलब थर्ड फॉर्म लाते हैं कंप्लीटेड। आगे क्या होगा, देखो हेल्पिंग वर्ब होगी, सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट लाना है, ऑब्जेक्ट आएगा क्या, यू को ऑब्जेक्टिव केस में भी यू ही रखते हैं,
लेकिन उससे पहले बाई का प्रयोग कर लेंगे। तो क्या बन गया, हैज योर वर्क बीन कंप्लीटेड बाई यू। ठीक है, इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप का होगा। अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप में क्या करना है। इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप में भी कुछ नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखना है कि इंटेरोगेटिव सेकंड को ही इंटेरोगेटिव सेकंड ही रखना है। मतलब यदि ये क्वेश्चन वर्ड यहां पर है तो ये क्वेश्चन वर्ड यही होना चाहिए। हमें क्या करना है, केवल सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के प्लेस चेंज करने हैं, हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है चार्ट के अनुसार, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी है। तो हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लेनी है, देखो डिड आया है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो ये आ जाएगा वॉज या वर। लेकिन वॉज लाएं या वर लाएं ये कैसे पता चलेगा, कि जो अब ये इसका ऑब्जेक्ट है ये हमारा यहाँ सब्जेक्ट बनेगा और हिम का सब्जेक्ट बन जाएगा ही। तो ही कौन सा सब पर्सन है, सॉरी कौन सा नंबर है, सिंगुलर नंबर है। तो सिंगुलर नंबर में क्या लेते हैं, वाज का प्रयोग करेंगे। क्या बन गया, व्हेन वाज ही, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लाएंगे, मेन वर्ब। मेन वर्ब है बीट, बीट की कौन सी फॉर्म लेंगे, बीटन, थर्ड फॉर्म लेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, जो इसका सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में लाएंगे, ऑब्जेक्ट यू, लेकिन उससे पहले बाई का प्रयोग करेंगे, बाद में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट अब देखेंगे, इंटेरोगेटिव दो हमने कर चुके हैं, लेकिन इंटेरोगेटिव का एक सबसे कॉम्प्लिकेटेड ये होता है जिनमें हु शब्द आता है, जिनमें हु वर्ड आता है उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं देखेंगे। सबसे पहले हम करते हैं, एक रूल है कि हु को हम बाई हुम में चेंज करके रख देते हैं, किसमें, बाई हुम। अब इसको करते क्यों है ये भी आप समझ लीजिए ठीक से। ये क्या है, हु इज मेकिंग ए नॉइज, शोर कौन मचा रहा है। अब इसमें क्या है, सेंटेंस इंटरोगेटिव है, बात पूछी जा रही है, हु है, लेकिन इसमें दो चीज के पता लगाने की कोशिश करें। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्वेश्चन वर्ड हु, और शोर मचाने वाला कौन है जिसको हम सब्जेक्ट कह सकें, तो शोर मचाने वाला भी कौन ही है। इसका मतलब मेरा समझाने का ये है कि हु जो वर्ड है यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड भी है और साथ साथ में सब्जेक्ट भी है। अब देखिए, अगर ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में ले जाते तो हुम लगाते, WHOM, और उससे पहले ये क्या लगाते हम, WHOM, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते, और उससे पहले क्या लगाते, बाई। ये वाला बाई हुम हमारा यहां से आ गया। लेकिन बात क्या है, क्योंकि हु हमारा क्वेश्चन वर्ड भी है इसलिए हम इसको बाई हुम को यहां ना लगा के जनरली यहां पर प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन वर्ड हमें चाहिए। अब क्या होता है कि क्वेश्चन वर्ड के बाद में हमें सेंटेंस आगे बढ़ाना है। आगे कैसे बढ़ेंगे, क्वेश्चन वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हमें यहाँ पर चाहिए। हेल्पिंग वर्ब कहाँ से निकालेंगे, वही तरीका है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब लेंगे तो क्या आ जाएगा, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। तो क्या आ जाएगा भाई यहाँ पर, बाय हुम इज बीइंग लेना है तो इज बीइंग को एक साथ नहीं रख सकते क्योंकि सब्जेक्ट को बीच में लाना पड़ेगा। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट, इज आ नॉइज, और बीइंग को हम यहां पर लाएंगे, बाय हुम इज अ नॉइज बीइंग, थर्ड फॉर्म मेक की यहां लेंगे, बाद में क्वेश्चन वर्ड लाएंगे। मेरे विचार से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मॉडल ऑक्सिलरीज में देखेंगे जो मॉडल्स होती हैं हमारी, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, ये चीजें, इनको हमें किस तरीके से पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है, इनमें कुछ खास नहीं है, बस इनके जगह इनके साथ बी का प्रयोग और कहते हैं। जैसे शुड के साथ शुड बी, कैन के साथ कैन बी, कुड के साथ कुड बी का प्रयोग करते हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज में पैसिव वॉइस बनाते समय बाकी रूल तो सेम रखते हैं, लेकिन इनको हम किस तरीके से चेंज करते हैं देखेंगे कि इन सभी के साथ बी का प्रयोग हम करते हैं पैसिव वॉइस में। जैसे आप देख सकते हैं कैन है तो कैन को कैन बी में चेंज किया है, कुड, कुड बी, मे बी। इसी तरीके से सारी मॉडल्स को हम बी के साथ पैसिव वॉइस में प्रयोग करते हैं। आप यहां देख सकते हैं कुछ मॉडल ऑक्सिलरीज के अलग भी है, जैसे इज टू, एम टू, आर टू। तो इनको इज टू, एम टू, आर टू को भी हम किस में चेंज करते हैं, इज टू बी, एम टू बी, आर टू बी। एक बार पॉज करके आप सारे चार्ट को अच्छी तरह से देख लीजिए, लर्न कर लीजिएगा। कई बार स्टूडेंट्स क्या डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव में कंफ्यूज हो जाते हैं और वो कैन को कुड में बदल देते हैं। तो कैन को कुड में ना बदलें, क्योंकि कैन को कुड में बदलते हैं आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। ठीक है, देखेंगे इसमें क्या करना है हमको पैसिव वॉइस बनाते समय। सब्जेक्ट है ये और ये क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हमने पहले ले लिया,
योर फ्रेंड। शुड हेल्प का मतलब शुड बी, मैंने बताया था ना शुड है तो शुड बी में ले लिया। हेल्पिंग वर्ब देखो योर फ्रेंड को हमने सब्जेक्ट बना दिया और उसके बाद शुड को शुड बी में चेंज कर दिया। और बाकी जो और होता है हेल्प, वो वही नियम होते हैं, रूल्स होता है सारे। हेल्प को मतलब मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, हेल्प्ड। उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे, लेकिन उससे पहले बाई का प्रयोग करेंगे, बाई यू। ये सेंटेंस हो गया। अब ये देखेंगे जो मॉडल्स की हम बात कर रहे हैं कि मॉडल ऑक्सिलरीज में कैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो ना। मॉडल ऑक्सिलरीज असर्टिव सेंटेंसेस में भी हो सकती है और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी हो सकती है। तो इसको देखेंगे इंटेरोगेटिव में ऐसे ही चेंज करेंगे, ऑर्डर वही इंटेरोगेटिव वाला रखेंगे। कैन है तो समझ में आ रहा है पैसिव वॉइस बनाते समय कैन बी में हमें चेंज करना है, लेकिन कैन सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे। और उसके बाद देखो ये है हमारा सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्या है ऑब्जेक्ट? दिस क्वेश्चन। कैन यू सोल्व दिस क्वेश्चन, क्या आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो? तो दिस क्वेश्चन को, ये ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बना के लाना है, कैन दिस क्वेश्चन। अब आगे क्या लेना है हमें? बी का प्रयोग करना है, क्योंकि कैन और बी को हम अगर असर्टिव होता तो जैसे शुड बी है एक साथ रख देते हैं, लेकिन ये कैन और बी इंटेरोगेटिव में ऐसे जाता है कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट ले लिया और इसको यहाँ सेकंड ले जाते हैं। कैन दिस क्वेश्चन बी, उसके बाद में मेन वर्ब लेनी है, सोल्व की थर्ड फॉर्म लेंगे, SOLVED, सोल्व। उसके बाद हमें लेना है सब्जेक्ट यू को ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? बाई यू। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं, ठीक है। पैसिव वॉइस बनाते समय ध्यान रखेंगे, पहले इंपरेटिव को समझ लेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंसेस में हम दो प्रकार से पैसिव वॉइस बनाते हैं, ठीक है। किस तरीके से बनाते हैं सबसे पहले देखेंगे। ये आता है प्लीज गो देयर। इंपरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जिनमें किसी कार्य को करने के लिए कहा जाता है, कृपया वहां जाओ। प्लीज डू नॉट सिट हेयर, कृपया यहां मत बैठो। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। डू इट, इसे करो। तो इनमें हमें क्या करना होता है, यदि ऐसा कोई सेंटेंस है प्लीज वाला, तो उनमें क्या यूज करते हैं हम? यू आर रिक्वेस्टेड टू, यानी प्लीज को हटाओ, प्लीज या काइंडली को हटाओ और यू और रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करो। बाकी आगे वाला जो पार्ट होता है इसको आप एज इट इज लिख सकते हैं, गो देयर। ये क्या हो गया? प्लीज गो देयर, कृपया वहां जाओ। अब इसमें हम दूसरा क्या कह रहे हैं? यू आर रिक्वेस्टेड टू गो देयर, आपसे वहां जाने की प्रार्थना की जाती है। देखिए यहां पर गो था फर्स्ट फॉर्म, हमने यहां भी फर्स्ट फॉर्म लिया। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा चुके हैं, ठीक है। अब इसमें और क्या करना है, यदि इसी सेंटेंस में प्रार्थना ना करके ऑर्डर दिया जाता तो हम क्या कर सकते थे कि यू आर ऑर्डर्ड टू। यदि यहां पर कोई एडवाइस दी जाती तो हम क्या कर सकते थे? यू आर एडवाइज्ड टू, ठीक है। अब हम इसको देखें, ये नेगेटिव है। प्लीज डू नॉट को हम क्या करना है? यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, जिसमें डू नॉट यानी नेगेटिव होता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू ना करके नॉट टू का प्रयोग करते हैं। उसके बाद सिट हेयर, सिट हेयर, ठीक है। अब मैंने बताया था आपको कि इंपरेटिव सेंटेंसेस में दो प्रकार से पैसिव वॉइस बनाया जाता है। अब दूसरा प्रकार जो लगता है वो कैसे लगेगा? दूसरे प्रकार में ये ध्यान रखना है कि दूसरा जो प्रकार है वो लेट बी का प्रयोग करके पैसिव वॉइस बनाया जाता है। लेकिन लेट बी कहां लगाया जाता है? लेट बी केवल वहां लगाया जा सकता है जहां पर डायरेक्टली ऑब्जेक्ट दे रखा हो। देखो पहले वाले सेंटेंस में क्या था? प्लीज गो देयर, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, केवल वर्ब थी या कॉम्प्लीमेंट था। यहां ऑब्जेक्ट नहीं था, यहां भी ऑब्जेक्ट नहीं था। लेकिन ये जो सेकंड टाइप का हम तब बना सकते हैं लेट बी का प्रयोग करके, जब इसका ऑब्जेक्ट हो। ओपन द डोर, ये सेंटेंस एक्चुअल होता क्या जानता है? इसमें हमारा यू सब्जेक्ट छुपा होता है। इंपरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट ऑलवेज यू होता है और ये यू छुपा होता है। तो ओपन द डोर को हम कैसे बनाएंगे? लेट बी का प्रयोग करके। ऐसे सेंटेंसेस में सबसे पहले लेट का प्रयोग कर लें, उसके बाद जो इसका ऑब्जेक्ट है उसको आप यहां लाएं, लेट द डोर। उसके बाद लाएं हम बी, लेट द डोर बी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे,
ओपन को हम लेंगे OPENED। फिर क्या करेंगे, ये जो सब्जेक्ट छुपा हुआ होता है हम इसको यहां निकाल के रख सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा बाई यू। लेकिन इसको आप ना भी रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। लेट द डोर बी ओपनड यहां तक भी छोड़ सकते हैं, या लेट द डोर बी ओपनड बाई यू तक भी सेंटेंस को ले जा सकता है। ठीक है, इसी तरीके से बनाएंगे डू इट को लेट बी का प्रयोग करके। तो क्या करेंगे, सबसे पहले वही तरीका है कि सबसे पहले हमने क्या ले लिया, लेट ले लिया। उसके बाद क्या है, जो इसका ऑब्जेक्ट है, डू इट का मतलब होता है इसे करो, तो इट का प्रयोग हमने कैसे कर लिया, लेट इट। उसके बाद हमने ले लिया बी, उसके बाद ले लिया हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू की थर्ड फॉर्म डन। और आगे क्या करना है, जैसे इसमें मैंने बताया था कि यू इसमें छुपा हुआ है, तो इसको निकाल के हमने यहां रख दिया और उससे पहले बाई का प्रयोग कर दिया। सेंटेंस क्या बन गया, लेट इट बी डन बाई यू। ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंसेस में एक्टिव से पैसिव वॉइस बन चुके हैं। अब आगे मैंने कुछ टिपिकल सेंटेंसेस लिए हैं जिनमें पैसिव वॉइस बनाना समथिंग टिपिकल हो सकता है। तो एक एक सेंटेंस को ठीक से समझेंगे। मैंने पहला सेंटेंस लिया, समवन हैज स्टोलन माई पर्स। इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन एक पॉइंट इसमें बहुत वैल्यूएबल है जिसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें देखिए, इसमें सब्जेक्ट है समवन हैज स्टोलन माई पर्स, किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया है। माई पर्स ऑब्जेक्ट है तो हमने ले लिया माई पर्स। हैज हेल्पिंग वर्ब है तो हैज बीन हमने चेंज कर दिया। स्टोलन की थर्ड फॉर्म हमें लेनी थी, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है। अब क्या है, जो समवन है, समवन को हम यहां बाई समवन ले सकते हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर हम यहां बाई समवन ना लें तो भी सेंटेंस कंप्लीट होता है। माई पर्स हैज बीन स्टोलन बाई समवन। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर मान के चलिए यहां पर ये लगा हुआ फुल स्टॉप आपको पैसिव वॉइस मिल जाए और पैसिव वॉइस का आपको बोल दिया जाए कि माई पर्स हैज बीन स्टोलन का पैसिव वॉइस को एक्टिव करना है, तो जैसे हम यहां पर बाई समवन को कह रहे हैं कि इसको लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब इसको एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो हम अपनी तरफ से समवन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड वाला देखेंगे, दिस बॉक्स कंटेन्स 5 kg ऑफ मिल्क। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, देखो दिस बॉक्स सब्जेक्ट हो गया, 5 kg ऑफ मिल्क ऑब्जेक्ट होगा। देखेंगे क्या आएगा इसमें, क्या स्पेशल है, 5 kg ऑफ मिल्क। आगे क्या करेंगे, सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब लेंगे, कंटेन्स क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इज का प्रयोग हमने कर लिया। 5 kg ऑफ मिल्क इज कंटेन की हमने ले ली थर्ड फॉर्म कंटेन्ड। उसके बाद क्या करेंगे, दिस बॉक्स को हमें यहां लेना है, लेकिन उससे पहले क्या लेंगे, दिस बॉक्स, जैसे कि हमें जनरली लेते हैं बाई का प्रयोग हम करते हैं यहां पर, लेकिन बस इसमें यह पॉइंट है, देखिए बाई तब लिया जाता है जब ये कोई बहुत सजीव कोई कार्य करने वाला व्यक्ति होता है, तब हम इसको यहां पर बाई के बाई हिम, बाई यू, बाई मी। लेकिन ये बोलता है कि 5 किलो मिल्क, 5 kg ऑफ मिल्क इज कंटेंट रखा जाता है, बाई दिस बॉक्स के नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में हम लेते हैं इन दिस बॉक्स। ज्यादातर बच्चे समझते हैं ना कि केवल पैसिव वॉइस में बाई का प्रयोग आता है, तो मेरे ये सेंटेंस लिखने का मतलब था कि बाई की जगह पर इन का प्रयोग भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम रखते हैं। इसके अलावा और देखेंगे, योर बिहेवियर एस्टोनिशेस मी, तुम्हारा व्यवहार मुझे आश्चर्यचकित करता है। तो योर बिहेवियर हो गया सब्जेक्ट, मी हो गया ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट में चेंज कर लिया, तो क्या आ गया आई। उसके बाद हमने क्या ले लिया, देखो एस्टोनिसिस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ले लिया हमने आई एम एस्टोनिस्ड। एस्टोनिस्ड के बाद में हमें क्या लेना होता है, देखो आई एम एस्टोनिस्ड, बाई योर बिहेवियर आना चाहिए जैसा हम पहले पढ़ते हैं। अब हम लिख देते हैं चलो योर बिहेवियर, लेकिन यहां क्या बाई ले लें, नहीं, ऐसी कंडीशन में हम लेते हैं एट योर बिहेवियर। यहां पर एस्टोनिस की जगह वंडर्ड भी आ सकता था, सरप्राइज्ड भी आ सकता था, वेक्स्ड भी आ सकता था। जब किसी के व्यवहार के द्वारा आप आश्चर्यचकित होते हैं तो वहां पर एट का प्रयोग करेंगे, ना कि बाई का। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, एक ये दे से
वे कहते हैं दैट अशोक वाज ए ग्रेट किंग, कि अशोक एक महान राजा था। अब इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएं देखेंगे। इसकी तो पैसिव वॉइस नहीं बन सकती है, तो हमने क्या करना है, केवल यहां से इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। दे से, वे कहते हैं, कैसे बनेगा इसको, हम कहेंगे कि यह उनके द्वारा कहा जाता है। दे से, इट यहां पर नहीं है लेकिन इट हम मान लें, तो क्या बन जाएगा, वे कहते हैं, क्या मतलब ऐसा उनके द्वारा कहा जाता है, क्या बन जाएगा, इट इज सैड। क्यों इज क्यों आ गया, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने हेल्पिंग वर्ब ले ली इज, और से की थर्ड फॉर्म ले ली सैड। अब यहां पर हम बाय देम लिख सकते हैं, ये वाला जो कंडीशन है, इट इज सैड बाय देम लिख सकते हैं, लेकिन बाय देम की भी यहां पर कोई जरूरत नहीं बनती है, केवल इतना भी लिख दें कि इट इज सैड दैट, यह कहा जाता है कि, आगे पूरा उतार दें, अशोक वॉज ए ग्रेट किंग। ठीक है भाई, एक और सेंटेंस जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे समझने का प्रयास आप करेंगे, नीचे वाला क्या है, इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप, यह दुकान बंद करने का समय है। तो इट इज टाइम टू शॉप, ये इट इज टाइम, ये वाला जो सेंटेंस है इसको हम कैसे लेते हैं, इट इज टाइम, यहां तक लिया, लेकिन यहां से इसको लेंगे इट इज टाइम फॉर, अपनी तरफ से लगाएंगे द शॉप, इट इज टाइम फॉर द शॉप। अब ये जो हमारा आता है इसको हम कहते हैं इन्फिनेटिव। अब जो इन्फिनेटिव होता है उससे पहले उसके साथ हम बी का प्रयोग करते हैं और थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो क्या बन जाएगा, टू बी CLOSED, इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड। देखिए ये मेरी वीडियो थी जिसमें मैंने कोशिश की है कि सारे एक्टिव टू पैसिव वॉइस को, वो सारे रूल्स को मैं एक तरफ से समझाऊं, और मैं समझता हूं कि आपको इसके बारे में ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो एक बार शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि और भी जो आपके साथी हैं उनको भी इसका कोई बेनिफिट मिल सके। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।